अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा की प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं और आज इस सिलसिले का सेकंड लेक्चर है और हम लोग कॉलोनाइजेशन एक्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। कल जो है वो हमने इसका पहला लेक्चर कंप्लीट किया था। उसको जिन बच्चों ने नहीं देखा आप उसको जाके देख लें, ठीक है। अगर वो देख लिया है आपने तो फिर आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी कहते हैं इब्तदाई को, ठीक है। इसमें इब्तदाई चीजें बताई गई हैं, इस एक्ट से रिलेटेड कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होगा, क्या क्या पावर्स हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंडर हैं, कौन सी नहीं है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 से। एप्लीकेशन टू द एक्ट, यानी ये एक्ट जो है वो कहाँ पे इसका इतलाक हो रहा है, लागू कहाँ पे हो रहा है। दिस एक्ट शेल अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट, ठीक है, apply to the land to which the provisions of the government tenants पंजाब एक्ट 1893। तो कहता है जहां पर इससे पहले वाला एक्ट जो गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 जहां पे वो इम्प्लीमेंटेड था, ठीक है, वहां पर यही वाला इम्प्लीमेंट होगा। हैव बीन अप्लाइड एंड टू एनी अदर लैंड टू विच द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अप्लाई इट, ठीक है। या फिर जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए किसी और लैंड के ऊपर भी अगर इसको अप्लाई करना चाहे तो इसको अप्लाई कर सकती है। अभी यहाँ पे उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है कि ये जो पहले वाला एक्ट था ना, ये गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट ये वाला, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे वो इस लैंड के ऊपर पहले अप्लाई हो रहा, मैं इसको कहता हूँ 1893 लिख देता हूँ, तो इसके ऊपर ये वाला एक्ट जो है 1912 वाला एक्ट है, ये भी लागू होगा। सही है, उसी तरह से बिकॉज इसको रिपील कर दिया गया, इसके साथ रिप्लेस कर दिया गया, तो ये भी इसके ऊपर अप्लाई होगा। प्लस वो कहता है कि अगर कोई और लैंड के ऊपर भी आप इसको लागू करना चाहते हैं तो थ्रू नोटिफिकेशन आप उस लैंड को भी जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं कि ये जो पीस ऑफ लैंड है इसके ऊपर भी यही वाला कॉलोनाइजेशन एक्ट जो है वो लागू होगा। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और यहाँ पे ना शुरू शुरू में उसने बताया है अनलेस द गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक के गवर्नमेंट जो है कोई और नोटिफिकेशन करके किसी और एक्ट के अंडर नहीं कर देती तब तक वो इसके अंडर ही है, ठीक है। अनलेस, तो ये मैंने आपको इसलिए एंड में बताया ताकि जो है ना आपको पता चल जाए कि ये इसका मतलब क्या है। एंड विच एट द टाइम ऑफ द नोटिफिकेशन वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और नोटिफिकेशन के वक्त ये जरूरी है कि वो जो जमीन है वो किसकी हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो। ऐसा नहीं है किसी की प्राइवेट लैंड जो है वो गवर्नमेंट उठा के, हालांकि वो महकूमी का दौर था, ठीक है जी, वो दौर था जिसमें जो है वो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर हुकूमत कर रही थी, लेकिन उस दौर में भी उन्होंने कहा कि वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी लैंड्स को दे सकती है, ऐसा नहीं है कि किसी की प्राइवेट लैंड उठा के किसी को दे दे। अच्छा, यहाँ पर ये बताया प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कहता है बशर्ते के, अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर अदरवाइज डायरेक्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग। अब आप ना अनलेस को आप जरा छोड़ दीजिएगा, तो प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सेक्शन 20, वो कहते हैं सेक्शन 20 है, 21, 22 और 23, और इन द प्रोविजो to section 14 of this act shall apply to the tenancies specified in schedule 1 of this act। उसने कहा प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के, उसने कहा कि सेक्शन 21, 22, 23, 24 के अंदर या फिर जो है वो सेक्शन 14 के अंदर जो प्रोविजन लिखी हुई है उस वो जो है वो शेड्यूल 1 पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो क्या चीज है, शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो लोअर झेलम और लोअर चनाब, ये झेलम और चनाब के साथ जो है जो जमीनें मौजूद थी, ये सिंध सागर दोआब की कुछ जमीनें हैं, कुछ जो है वो रचना दोआब की जमीनें हैं, ये उनका जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो वो जो जमीनें हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इनके जो सेक्शन 20 है, 21 है, ये सेक्शन 20, 21, 22, 23 ये सक्सेशन से रिलेटेड है, ठीक है, टर्मिनेशन से रिलेटेड है। यानी एक शख्स जो है वो उसको लैंड अलॉट की गई थी और या उस शख्स ने जो है वो लीज पे ली थी गवर्नमेंट से, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसने कहा कि ये वाली जो सेक्शन है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। सेक्शन शेड्यूल 1 पे, शेड्यूल 1 में मैंने बता दिया आपको कि इस तरह के हैं वो आमतौर पर। और टू एनी क्लास ऑफ टेनेंसी, या फिर जो है वो कोई भी और क्लास ऑफ टेनेंसी जो है वो शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो शामिल की जाती है। अब वो कहते हैं शेड्यूल 1 के अंदर कोई और जमीन भी ऐड कर देते हैं, मिसाल के तौर पे उसके अंदर जो है वो कोई जमीन ऐड कर देते हैं, कोई सतलुज, लोअर सतलुज की कोई जमीन ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वो उसके ऊपर भी ये सारे का सारा लॉ जो है यहाँ इसके 20, 21, 22, 23 और सेक्शन 14 जो है उस पर अप्लाई नहीं होंगे। मे डिक्लेयर टू बी स्केड्यूल टेंडेंसी अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, लेकिन बशर्ते कि वो जो है उसको स्केड्यूल 1 के अंदर लाजमी ऐड करे। जब स्केड्यूल 1 की बारी आएगी उसको भी हम देखेंगे, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि उसके अंदर जो है वो स्पेशल क्लास ऑफ टेनेंट्स मौजूद है जिनके ऊपर कुछ लॉज अप्लाई नहीं होते। तो आई होप कि एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई
सेक्शन नंबर 5 की तरफ। उसके बाद है जी पावर टू विदड्रॉ अ कॉलोनी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस। अच्छा, अभी किसी भी इलाके को जो है वो एग्जेम्प्ट करा दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे इससे पहले जो कॉलोनाइजेशन एक्ट वो इतने एरिया के ऊपर उसका लागू हो रहा था। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसमें से जो ये एरिया है ना, इस पे इसका इतलाक नहीं होगा, तो गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। गवर्नमेंट को जो है वो इम्पावर किया गया है। किसने? सेक्शन 5 ने इम्पावर किया है। किसके तहत? कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अगर आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि कुछ ट्राइबल एरियाज, ये कहाँ पे है? डीजी खान में है। डीजी खान के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसका मतलब है ये लॉ जो है वो गवर्नमेंट जहां जहां इंप्लीमेंट कर सकती है, जहां जहां इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। और कुछ एरियाज को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। तो पावर टू विड्रॉ अ कॉलोनी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय एट एनी टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट विड्रॉ अ कॉलोनी और एनी पार्ट ऑफ द कॉलोनी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। के सारे का सारा एक्ट जो है उस पर अप्लाई नहीं होगा, या इसकी कुछ शिकें जो है, ठीक है, इसकी कुछ प्रोविजन जो है, कुछ सेक्शन इस पे अप्लाई नहीं होंगे, ये कर सकता है। तो इसी तरह से ये मैंने आपको जो है वो मिसाल दे दिया। उसके बाद सेक्शन 6 है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेनेंसी लॉज एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7 the Punjab Tenancy Act 1887 or any other law relating to the tenancy for the time being in force in any part of the Punjab shall not be applicable to the tenancies under this act। वो कहता है applicability of the tenancy laws except as provided in section 7। कहता है सेक्शन 7 में जो प्रोवाइड किया गया है सिचुएशन है, उसके अलावा दी पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 या फिर कोई भी अदर लॉ जो कि टेनेंसी से रिलेटेड है, सही है, वो टेनेंसीज जो है इस एक्ट के अंदर जो टेनेंसीज हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे इस एक्ट के अंदर जो टेनेंसीज हैं, ये मैं इसको जरा क्लियर कर दूं ताकि मैं आपको समझा दूं। ये है तो छोटी सी दो लाइनें हैं, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी होगा। कहते हैं ये फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये जो एक्ट है ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मैं इसको 1912 का नाम दे, ठीक है। ये एक्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7 इन द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू द टेनेंसी। अच्छा, अब ये जो पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 है वो भी टेनेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। या इसके अलावा और भी कई लॉज होंगे, जैसे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसके अंदर भी टेनेंसीज का जिक्र है, सही है। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ द पंजाब, जो कि पंजाब में कहीं पर भी जो है वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू द टेनेंट। उन टेनेंसीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो कि इस एक्ट के तहत है, यानी ये वाली जो टेनेंसीज है इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे कौन एप्लीकेबल है? यहाँ पे सिर्फ कॉलोनाइजेशन एक्ट जो है वही सिर्फ एप्लीकेबल होगा। कौन सा एक्ट होगा? कॉलोनाइजेशन एक्ट। उसके अलावा बाकी कोई और एक्ट जैसे टेनेंसी एक्ट है या लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है, वो इन टेनेंसीज के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्ट प्रोविजन इन सेक्शन 7। लेकिन सेक्शन 7 के तहत जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे वो दो लॉ भी इंप्लीमेंट होंगे। अब हम सेक्शन 7 पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन सी प्रोविजंस इन्होंने दी हुई हैं। अच्छा जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड पंजाब टेनेंसी एक्ट। वो कहता है कि इस लॉ ये लॉ जहां जहां इंप्लीमेंट हो रहा है तो वहां पर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है या नहीं है, ये हम जो है वो इस सेक्शन के अंदर देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जो कि हमने पढ़ना है चैप्टर 7 ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। इसी तरह टेनेंसी एक्ट 1887 है और द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू द टेनेंसी, या फिर कोई भी अदर लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाया है जो कि टेनेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। टेनेंसी जो कि ठेकेदारी वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, किराएदारी से रिलेटेड है। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द एरिया वेयर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट आर टू बी टेकन एंड द रूल्स देयर अंडर शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, अभी सेक्शन 7 में ये क्या बता रहा है? उसने ये कहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनके मुताबिक पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है, पंजाब टेनेंसी एक्ट है, या भी कोई और कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज हैं, वो इन टेनेंसीज के ऊपर भी जो है वो एप्लीकेबल है, सही है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 या पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू द टेनेंसी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर कोई और टेनेंसी एक्ट है जो कि वक्ती तौर पे नाफिज किया गया है, शेल बी सो कॉन्स्टिट्यूट एज टू वेरी और इनवैलिडेट एनी कंडीशन, कोई भी, लेकिन वो किसी भी ऐसी कंडीशन को, कंडीशन इन स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन क्या है? मिसाल के तौर पे एग्रीमेंट है, जब भी आपको पता है लैंड दी जाती है ना किसी को, ठीक है, लैंड लॉर्ड की तरफ से, एक शख्स है लैंड लॉर्ड और दूसरा शख्स है टेनेंट, उसको जब लैंड दी जाती है तो उसके साथ क्या किया जाता है? एक एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट में बच्चों क्या होता है? कंडीशंस होती हैं, आप जमीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है,
वो आगे किसी को किराए पे नहीं देंगे, कुछ और जो है वो चीजें बताई जाती हैं, जमीन में कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से जमीन की जो है वो खराब हो। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं ये कहाँ लिखी जाती है? स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन में। जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, या लीज एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर ये लिखी जाती है। अब उसने कहा है, अब सेक्शन 7 का जो है वो पर्पस क्या है? अब उसने ये कहा है कि भाई आपका जो है वो सेक्शन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो भी अप्लाई होता है, ठीक है, उसके बाद टेनेंसी एक्ट भी अप्लाई होता है, कोई और कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ जो है वो भी इसके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन जहां गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस किसी के साथ डिसाइड की हैं, ये उसकी किसी भी शिक को इनवैलिडेट नहीं कर सकते ये लॉ सारे के सारे, ठीक है। ये जितने भी एक्ट इंक्लूडिंग द कॉलोनाइजेशन एक्ट, ये किसी भी कंडीशन को जो है वो इनवैलिडेट नहीं करेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे आप देखें, लॉ तो बाद में बनाए हैं, तो गवर्नमेंट जो है उससे पहले से जो है वो जमीनें दे रही है, ठीक है, उससे पहले से जो है वो जमीनें लोगों को ठेके पे दी हुई है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई हुई है। तो उनकी जो पहले से मौजूद टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पहले से जो एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, उनको ये इफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, उनको जो है वो इनवैलिडेट नहीं करेंगी। कोई शख्स जाके कहे अदालत में कि देखें जी ये जो मेरी जमीन है इसके ऊपर जो है वो इन्होंने मेरे साथ टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और लिखी हुई हैं, लेकिन लॉ में कुछ और लिखा है, तो मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानता, तो ऐसा हरगिज नहीं है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको ये लॉ इनवैलिडेट नहीं कर सकते। जो पहले से मौजूद टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो प्रिवेल करेंगी, ठीक है, वही जो है वो लाजमी लागू रहेंगे। आई होप कि आपको सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ऐसे तमाम बच्चे जो कि हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, टेस्ट और उसके अलावा नोट्स चाह रहे हैं, मुझे काफी सारे बच्चों के मैसेजेस डेली आते रहते हैं, तो फिर मैं सबको जवाब नहीं दे पाता। तो यहाँ पे मैं एक ही बार आप लोगों को डेली बता देता होता हूँ कि आप जो है वो हमारे एडमिन से राब्ता कर लें, तो ये आपको जो है वो गाइड कर देंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपको नोट्स और जो टेस्ट वगैरह है उसके लिए आपको जो है वो सब्सक्राइब करवा देंगे। Nothing in the Section 6 shall affect the application of the Punjab Tenancy Act 1887 और any other law। अब ये सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 है। Nothing in Section 6 shall affect the application of Punjab Tenancy Act 1887 or any other law relating to the tenancy for the time being in force in, to any matter dispute arising between the government tenants and their subtenants to which the government is not a part। वो कहता है सेक्शन 6 में जो है, सेक्शन 6 में जो भी लिखा हुआ है ना, जो कि पंजाब टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड है या पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट से रिलेटेड है या किसी और लॉ से रिलेटेड है, वो इफेक्ट नहीं करेगा किन मैटर्स को? डिस्प्यूट्स को। कौन से मैटर्स को? डिस्प्यूट्स को। और वो डिस्प्यूट कौन कौन से हैं? ठीक है, टेनेंट्स और सब टेनेंट्स, टेनेंट्स और सब टेनेंट। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट जो है उसने जमीन दी किसको? टेनेंट को, ठीक है, उससे आगे उसने जमीन जो है वो किसी को आगे गवर्नमेंट को बताए बगैर, गवर्नमेंट के नोटिस में लाए बगैर जो है, ठीक है, गवर्नमेंट को बताया नहीं है और किसी को सब टेनेंट को दे दी। अब गवर्नमेंट जो है वो तो इसमें पार्टी नहीं है, इन दोनों के दरमियान कोई क्लैश हो गया, ये इसको पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, ये इसको पेमेंट का क्लैश हो गया या कोई और मामला हो गया, तो अब इनके दरमियान कोई भी केस अगर चल रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर पार्टी तो नहीं है, सही है, या अगर गवर्नमेंट से पूछ के भी दिया है तो फिर इनके दरमियान जो भी केस वगैरह जो है वो चल रहा है उसमें गवर्नमेंट जो है वो पार्टी नहीं है, सही है। तो यहाँ पर भी उसने कहा है कि सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होता। तो फिर यहाँ पर जो भी पंजाब टेनेंसी एक्ट की जो 1887 वाला जो है उसकी जो शिकें यहाँ पर लगती हैं, और जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो भी प्रोविजंस हैं वो जहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं, वो जारी बात है वो एप्लीकेबल रहेंगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 है और सेक्शन नंबर 9 है, ये दोनों जो हैं ये यहाँ से डिलीट कर दिए गए। अमेंडमेंट टू द सेक्शन 136 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर अमेंडमेंट के जरिए उसको वहां पे मेरे ख्याल ऐड कर दिया गया है। उसके बाद है जी एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर 4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के अंदर जो है इसको जो है टू सर्टेन विलेज साइट्स वगैरह, ये वहां पर जो है उसको इसको डाल दिया गया, इसलिए यहाँ से इसको खत्म कर दिया गया। अगर दो चीजें जो है वो दो डिफरेंट लॉज के अंदर मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उनमें से किसी एक जगह से उसको डिलीट कर देते हैं ताकि जो है वो बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अदरवाइज होता ही है कि लोग अगर कोई केस वगैरह होता है, कोई मामला होता है, तो फिर इन शिकों का फायदा उठाते हैं और इस कॉन्ट्राडिक्शन को जो है वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और इसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और इसमें चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास सेक्शन 10 है। आज हम सेक्शन 10 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ये है जी प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी टेनेंट्स, ये टेनेंट से रिलेटिंग कुछ प्रोविजंस हैं। इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ टेनेंसीज, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ टेनेंसीज। स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन मैंने आपको ये बता दी है कि स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन क्या है, कि वो गवर्नमेंट की तरफ से वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो एग्रीमेंट है, ठीक है, जो वो टेनेंट्स के साथ करती है, ये स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन है, ठीक है, ये एग्रीमेंट्स हैं, इसको आप एग्रीमेंट ही समझ लें। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सब्जेक्ट टू द जर्नल अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मे ग्रांट लैंड इन अ कॉलोनी टू एनी पर्सन ऑन सच कंडीशंस एज इट थिंक्स। जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करना चाहे उस पर दे सकती है। उस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर किसी किस्म का कोई बार
या कोई रुकावट मौजूद नहीं है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इशू अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स ऑफ कंडीशन ऑन विच इट इज विलिंग टू ग्रांट द लैंड इन अ कॉलोनी टू द टेनेंट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेटमेंट इशू करेगी या स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन इशू करेगी। होता ये था कि गवर्नमेंट जो है वो एक जर्नल स्टेटमेंट इशू करती थी कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इस पे जो जो हमारी लैंड लेना चाह रहे हैं ना वो आ जाए, बजाय इसके कि वो हर किसी के साथ अलग-अलग टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें। तो जर्नल टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी, इसलिए इसको स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन का नाम दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 10 है, सबसेक्शन 3 है, वेयर सच स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन have been issued, the collector may, subject to the control of the Board of Revenue, अलॉट लैंड टू एनी पर्सन। ठीक है, जब स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन इशू कर दी, लोग आ गए, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया, तो कलेक्टर, अब ये कलेक्टर कौन है, कलेक्टर जो है वो आपका डीसी भी हो सकता है, कोई और ऑफिसर भी हो सकता है जिसको कलेक्टर के इख्तियारात आपने दिए हुए हैं। अलॉट लैंड टू एनी पर्सन, किसी भी शख्स को जो है वो लैंड दे सकता है, टू बी हेल्ड सब्जेक्ट टू सच स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस, लेकिन किसके तहत, इन स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस के तहत, इस एग्रीमेंट के तहत। इशूड अंडर सबसेक्शन 2, जो सबसेक्शन 2 के अंदर ऊपर जो है वो बताया गया। As the collector may by written order declare to be applicable to the case, और इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, रिटर्न ऑर्डर करेगा और कहेगा कि ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है ना, ये वाला, ये मिस्टर ए को जो है वो दे दिया गया, उसको अलॉट कर दिया गया, सही है, तो उसमें रिटर्न ऑर्डर होगा और उसके साथ उसकी स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस भी मौजूद होंगी, जिसको फॉलो करने का वो पाबंद होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, सबसेक्शन 4 है, हाँ सबसेक्शन 4 है, नो पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी द टेनेंट और हैव एनी राइट और टाइटल इन द लैंड अलॉटेड टू हिम until such a written order has been passed and he has taken possession of the land with the permission of the collector। कहते हैं जब तक किसी के पास ये रिटर्न ऑर्डर नहीं है, रिटर्न ऑर्डर, अगर किसी के पास रिटर्न ऑर्डर है, ठीक है, तो फिर तो सही है। अगर रिटर्न ऑर्डर जो है वो नहीं है, तो फिर उस वक्त तक वो टेनेंट नहीं बन सकता। ठीक है, वो टेनेंट जो है वो नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, और किसकी तरफ से होना चाहिए, कलेक्टर की तरफ। कलेक्टर कौन है, ये डीसी भी हो सकता है, ठीक है, ये ADCR भी हो सकता है, कोई और ऑफिसर भी हो सकता है, जिसको भी गवर्नमेंट चाहे वो कलेक्टर की पावर दे दे। कल भी मैंने आपको बताया था, कलेक्टर जो है वो एक डेजिग्नेशन नहीं है, बल्कि ये एक पावर का नाम है, और ये जो कलेक्टर की पावर्स हैं ये किसी भी अफसर को दी जा सकती हैं। तो आफ्टर पोजेशन हैज बीन सो टेकन द ग्रांट शेल बी हेल्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस डिक्लेयर्ड एप्लीकेबल देयर टू। और आफ्टर पोजेशन भी जो है वो उन कंडीशंस को, वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जो एग्रीमेंट में उसके साथ तय की गई हैं, उनके ऊपर अमल करने का पाबंद होगा, एप्लीकेबल देयर टू। ठीक है, जो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, जो एप्लीकेबल हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसके साथ तय की गई हैं, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उसने वो जगह ली है, ठीक है, वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को, ऐसा नहीं है कि वो कहे कि जी मेरे पास कलेक्टर साहब की तरफ से रिटर्न ऑर्डर मौजूद है और मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस का फिर भी वो पाबंद होगा, बेशक उसके पास जो है वो ऑर्डर मौजूद है। ऑर्डर जो है वो अलॉटमेंट का है, टर्म्स एंड कंडीशन से आजादी का नहीं है। तो ये बच्चों चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर लिया, सेक्शन 10 हो गया, आज जो है वो हम यहीं तक इसको कवर करेंगे। कल इंशाल्लाह जो है वो हम कोशिश करेंगे कि अगले 10-15 सेक्शन जो है उसको कंप्लीट करें और इसको 3-4 लेक्चर के अंदर कंक्लूड करें। ठीक है जी, तो आई होप के ये जो सेक्शंस हैं पहले 10 आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में कोई चीज नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे एडमिन के नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो वो वहां से भी जो है वो मेरे तक वो जो मैसेज वो है पहुंच जाता है। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में या आपको वॉइस नोट की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपका जो है वो मसला हल हो जाएगा। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड इंटरव्यू। अल्लाह हाफिज।